गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियो को सुना होगा और समझने की पूरी कोशिश भी किए होंगे। तो यदि हम अपने उस लेक्चर को प्रोसीड ऑन करें तो आप ये समझ सकते हैं कि हम लोगों ने पूरी तरह से इस बात को समझने की कोशिश किया था कि बिफोर 1494 हमारे बिजनेस और हमारे तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ तक कि हमारे अकाउंटेंट भी किस तरह से लेखांकन की क्रियाविधि को परफॉर्म कर रहे थे। और हम लोगों ने तो ये भी रियलाइज किया कि उनके अकाउंटिंग सिस्टम में किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। तो निश्चित तौर पर उस समय के विद्वानों को उन समस्याओं से निजात पाना था, इस तरीके की उनकी मंशा रही होगी। तो ये जो हमारी डेट है, जो कॉमर्स जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह वह तारीख है जिस तारीख को एक फंडामेंटल डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से जो हमारी पुरानी अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स थी उनको पूरी तरह से रिमूव कर लिया गया और जिसका पूरा पूरा क्रेडिट लूकस पेसियोली को जाता है। अब प्रश्न बनता है कि ये भाई लूकस पेसियोली कौन है और इनका किस तरह का कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से हम लोग इनको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। तो आप यह मान करके चलें कि लूकस पेसियोली कॉमर्स के फील्ड के उस बड़े विद्वान का नाम है जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को डिराइव्ड किया था। कौन सा सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम को डिराइव्ड किया था। इसका मतलब यह हुआ कि लूकस पेसियोली ने कॉमर्स में या अकाउंटिंग के फील्ड में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, जिस कंट्रीब्यूशन को हम डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। और यह सिस्टम पूरी तरह से ड्यूअल एस्पेक्ट और कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर यह आधारित है। अब आप जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता क्या है? सर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू असेट्स। अब आप जरा सोचिए, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू असेट्स। इस फिलॉसफी को हम लोगों को समझना है और हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी बिजनेस की बात करें या हम पार्टिकुलरली किसी इंडिविजुअल की बात करें, दोनों के लिए कॉन्सेप्ट एक ही है
कि यदि उसके पास आज की तारीख में कुल 5 लाख रुपए की असेट है, जिसमें से ओनर की लगाई हुई कैपिटल अगर 3 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए की लायबिलिटी होनी चाहिए। यह हमारा कॉन्सेप्ट कहता है। हालांकि एक बात आप जानिए कि यह बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में किसी दिन हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, पूरी तरह से सेपरेट वीडियो, जो इस पर बेस्ड क्वेश्चनों की चर्चा करेगा। और आप ये जानिए कि इस पर आपसे कई सवाल पूछे जाते हैं। जब भी आपने डीके गोयल की 11th की बुक को पढ़ा होगा तो देखा होगा कि उसमें जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन आपको समझाया गया वो इसी पर आधारित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि लर्नर है। तो उसको ये चाहिए कि इसको पूरी तरह से समझे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम आपको इस इंपैक्ट को समझाएंगे कि किस तरह से ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट वर्किंग करता है। आज तो मैं केवल इतना ही बता रहा हूं कि लूकस पेसियोली ने जिस डबल एंट्री सिस्टम को डिराइव्ड किया था, that was totally based on dual aspect concept, और जिसकी मीनिंग होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। और अगर हम इसको पॉलिटिकली एक्सप्लेन करें तो हम आज की तारीख में जो बार बार ये बात बोलते हैं कि फला व्यक्ति के यहां ईडी ने रेड डाली, तो ईडी का भी उस व्यक्ति से क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन इसी पर आधारित है कि यदि आपके पास आज की तारीख में 5 लाख रुपए की एसेट है, तो प्लीज गिव मी योर डिटेल अबाउट योर लायबिलिटी एंड अबाउट योर कैपिटल। कैपिटल से तात्पर्य जो आपकी अपनी कमाई है उसको एक्सप्लेन करें, और यदि आपने कुछ लोन ले रखा है तो बैंक का नाम, लोन की अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, डेट ऑफ लोन टेकन, इन चीजों को एक्सप्लेन करें। और अगर आप इन दोनों से सेटिस्फाई करते हैं ईडी को, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आखिर लोग हल्ला तो बहुत मचाते हैं, लेकिन इस डिपार्टमेंट का अगर हम काम देखें तो देश के ज्यादा से ज्यादा 4-5% लोगों के लिए ही तो है, इसका और कोई रोल नहीं है। हमारे जो 95% लोग हैं उनको ये क्या कर सकता है? उनका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास उतना एसेट ही नहीं है जिसका उनके पास डिटेल ना हो। वो सारे के सारे लोग बहुत ही नीचे के लोग हैं। हाँ, इसका इंपॉर्टेंस 5% लोगों के लिए है जिनके पास असेट उनकी अपनी कमाई से ज्यादा है, जिनके पास लायबिलिटी का कोई डिटेल नहीं है। अगर ईडी से कोई भयाक्रांत है तो हिंदुस्तान के 5% लोग, शेष को कोई मतलब नहीं। आइए छोड़िए, मैं थोड़ा क्षेत्र बदल दिया था। तो आप जरा सोचिए कि ये लूकस पेसियोली का ही कंट्रीब्यूशन है जो आज की तारीख में लोग ईडी जैसा नाम सुनते ही परेशान हो जाते हैं। वो थियरी यही कह रही है कि आपकी एसेट 5 लाख रुपए की है, आपने तो अभी तक इतना ही कमाया था, तो क्या 2 लाख रुपए की कोई लायबिलिटी, कोई लोन है आपके ऊपर? और आप कह रहे हैं कि मेरे ऊपर तो कोई लोन नहीं है।
तो जब कोई लोन नहीं है तो फिर इसका मतलब ये ब्लैक मनी है, और ब्लैक मनी है तो फिर आपको जैसा ईडी बोलेगा वैसा करना होगा। राइट, आइए इस बात को मैं यहीं पर विराम दे देता हूं, लेकिन ये मान करके चलिए कि किसी दिन इस पर हम न्यूमेरिकल एस्पेक्ट रखेंगे और वो अलग से वीडियो होगा जिसमें आपको ये हम बताएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और इस ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि जो ये कॉन्सेप्ट है जिसको लूकस पेसियोली ने डिराइव्ड किया था, तो क्या लूकस पेसियोली वाकई में कॉमर्स के विद्वान थे, अकाउंटेंसी के? कहा सर उस समय तक तो कोई कॉमर्स का रिकॉग्नाइज्ड स्कॉलर नहीं था। तो कहा फिर तो लूकस पेसियोली मैथमेटिक्स के स्कॉलर थे। किसके? मैथमेटिक्स। इसका मतलब लूकस पेसियोली वाज द रेनाउंड मैथमेटिशियन। अच्छा, अब अगली बात इनसे संबंधित यह है कि रहने वाले कहां के थे? का रहने वाले तो ये इटली के थे, और इटली में भी एक शहर है जिसका नाम है वेनिस। यह है वेनिस सिटी, इसी शहर में ये रहा करते थे। अब आप इस बात को यूं याद रख सकते हैं कि लूकस पेसियोली राहुल गांधी के ननिहाल पक्ष के रहने वाले थे, और या आपकी उम्र अधिक है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि राजीव गांधी के ससुराल पक्ष के थे, और यदि आप मेल नहीं फीमेल हैं, इधर से याद रखना चाहते हैं, तो जो सोनिया गांधी का क्षेत्र है, जन्म स्थान है, वहीं के रहने वाले कौन थे? लूकस पेसियोली। तो कहानी बड़ी साफ है कि लूकस पेसियोली was the mathematician, renowned mathematician, and lived city of Venice, और कंट्री उनका था इटली। इससे संबंधित आपसे कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। लूकस पेसियोली ने एक पुस्तक लिखी थी, हैज रोट ए बुक, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि लूकस पेसियोली की उस पुस्तक का नाम क्या था, तो आपको नाम उसका जानना चाहिए। तो यहां आप लिखेंगे डी कंप्यूटाइसेट। स्पेलिंग थोड़ी सी क्रिटिकल है, अच्छी नहीं है, वो देश की वजह से, नाम की वजह से ऐसा है। DE एक शब्द है, कंप्यूटर आप जानते हैं, उसकी मदद से याद रख सकते हैं, डी कंप्यूटाइसेट, और भी नाम है। ये लिख दिया गया, स्क्रिप्चराइज। तो आप अगर यहां थोड़ा सा याद रख लेंगे कंप्यूटर, तो कंप्यूट तक तो लिखा है, कंप्यूटाइसेट, और इसको स्क्रिप्ट कह लीजिए, तो स्क्रिप्ट तो है ही है, और राइज और लिखा है, स्क्रिप्चराइज। इसका मतलब कहानी बड़ी साफ है। इतने से आपसे कुछ पूछा जा सकता है
आपके बीकॉम एंट्रेंस में, ये मान करके हम चलें तो बात स्पष्ट हो गई होगी कि लूकस पेसियोली हैज डिराइव्ड द कंसेप्ट ऑफ double entry system and he was a renowned mathematician of Italy and lived in city of Venice. अच्छा, उन्होंने एक किताब लिखा था और उनकी किताब का नाम है डी कंप्यूटाइज्ड स्क्रिप्चराइज। तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि 1494 में लूकस पेसियोली ने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन अकाउंटेंसी के फील्ड को प्रोवाइड किया। तब प्रश्न ये पैदा होता है कि इसके पहले जो दोनों सिस्टम एक्टिवेट थे, जिनको आप सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल अकाउंटिंग सिस्टम कह रहे थे, क्या ये पूरी तरह से रिमूव कर दिए गए? कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो आपको पढ़ना है। ये दोनों सिस्टम यहां पर एक्टिवेट हैं, लेकिन उनमें एक संशोधन किया गया। सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, बोथ आर यूज्ड नाउ एंड टुडे, बट under the double entry system। और इसके पहले ये क्या थे? कहा उस समय थे, इनका यूज था अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम। बस इतना ही आपको जानना है और यही इतना ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे स्टूडेंट, आपको यही बात समझनी है कि बिफोर 1494 बोथ द सिस्टम वेयर अंडर प्रैक्टिस बट बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। दोनों सिस्टम प्रयोग में थे। किनके द्वारा थे ये हम बता चुके हैं, लेकिन उनका आधार क्या था? सिंगल एंट्री सिस्टम। और दोनों आज भी एक्टिवेट हैं जहां जिनको होना चाहिए, लेकिन उनका तरीका जो है, एप्लीकेबल यूज होने का तरीका, वो बदल चुका है। दैट विल बी बेस्ड या दैट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। इसका मतलब हर ट्रांजैक्शन, हर इवेंट के डेबिट को भी क्रेडिट को भी कंसीडर किया जाएगा। लेकिन इसके पहले तो आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि आप क्या करते थे, किसी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को ध्यान में रखते थे। किसी ट्रांजैक्शन के एक एस्पेक्ट डेबिट और क्रेडिट को ध्यान में रखते थे, किसी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्टों को भूल जाते थे। तो इसलिए अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि पहले आपकी जो पोजीशन थी वो क्लियर नहीं थी, दैट वाज नॉट क्लियर, बट नाउ एंड टुडे वी आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट माय concept, and concept is that कि all the transactions were recorded or will be recorded with both the aspect, either they are related debit or they are related to credit। दोनों को हम ध्यान में रखेंगे। तो ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी कि इसके पहले हमारी वर्किंग क्या थी, आज मेरी वर्किंग क्या है। तो इस तरह से हम काम करेंगे। अब एक मेरा दूसरा प्रश्न जो हमारे प्रीवियस वीडियो में बोला तो गया था लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया गया, अब वो बात मेरे सामने धीरे धीरे आ रही है। वो यह है कि मैंने आपसे कहा था कि एक हमारे यहाँ संस्था है, हमारे यहाँ माने अब हमारे यहाँ से तात्पर्य जब होगी बात तो विश्व स्तर पर होगी, वर्ल्ड वाइड। मैंने कहा AICPA
एक इंस्टीट्यूशन है जिसने 1960 और किसी किसी बुक में तो भाई ये 1961 भी लिखा है। अब ये तो देखो बुकों का कमाल है, जब वो इंफॉर्मेशन गलत देंगी तो सारी बातें गलत हो जाएंगी। नन कैन ट्रांसफर विच ही हैव नॉट। किसी बुक में 1960 लिखा मिलता है, किसी में 1961 लिखा मिलता है। कि AICPA ने जो अकाउंटिंग फंक्शन एक्सप्लेन किए वो कुल मिला के कितने थे? 5। और फिर आफ्टर 9 ईयर, 9 वर्ष बाद, अगर मैं 9 को इसमें जोड़ दूं तो 1970 हो जाएगा, 9 को इसमें जोड़ दूं तो 1969 हो जाएगा। तो आप ये जानिए कि 1970 में एक फंक्शन उन्होंने और जोड़ दिया। कभी कभी आपसे AICPA का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, बदल बदल के लिखा होगा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और पूछा जाएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आप क्या बताएंगे? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। यह ऑर्गेनाइजेशन 1961 में अकाउंटिंग फंडामेंटल के बारे में 5 फंक्शन क्लियर किए और 1970 में एक फंक्शन और उसमें इंक्रीज कर दिया गया। तो आज की तारीख में कुल मिलाकर के कितना पढ़ना है? देयर आर 6 फंक्शंस आपको पढ़ना होगा। अब प्रश्न पैदा होता है कि इनका पहला फंक्शन क्या है? इनका पहला फंक्शन है रिकॉर्डिंग। ध्यान दीजिए, पहला फंक्शन है रिकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया था, आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ये 3 कार्यक्रम आपके सामने हैं। बुक कीपिंग में इन 5 में से 2 को कवर किया जाता है, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। 5 में से 3 और एक नया वाला 4, ये क्या है? अकाउंटिंग फंक्शन है। तो पहले 2 को, फर्स्ट 2 को क्या बोलते हैं? इसको रिकॉर्डिंग फेज बोलते हैं। लास्ट 4 को क्या बोलते हैं? इसको समराइजिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। और इन 6 को मिला दें तो ये पूरा कार्यक्रम अकाउंटेंसी है। मैंने फिर से थोड़ा सा रिकॉल कराया आपको, जिससे को बात याद हो जाए। अब प्रश्न पैदा होता है कि हम जाने क्या, कैसे समझें कि व्हाट शुड बी रिकॉर्डेड, क्या रिकॉर्ड होना चाहिए, एंड हाउ इट विल बी रिकॉर्ड, और कैसे रिकॉर्ड होगा। तो रिकॉर्डिंग में हमें 2 चीजें पढ़ना है, क्या लिखें और कैसे लिखें, व्हाट एंड हाउ। फिर अगला प्रश्न बनता है कि व्हाट विल बी द प्रोसीजर ऑफ क्लासिफाइंग, व्हाट विल बी द प्रोसीजर ऑफ समराइजिंग, what will be the procedure of analyzing, what will be the procedure of interpreting, and what types of informations are communicating to all those persons who are directly or indirectly related to the business। ये हमारी कहानी है। कहानी के पीछे एक इंपॉर्टेंट शब्द लिखा हुआ है, बल्कि 2 कह लें तो बेहतर होगा। एक को हम कहते हैं कि अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ अकाउंटेंसी, और दूसरा हम कहते हैं
कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। तो हमें अब इन दो बातों को क्लियर कराना होगा, क्योंकि जब तक ये बातें क्लियर नहीं होंगी तब तक आपको फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग का एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं होगा। तो मैं अब आज का वीडियो यहीं पर रोकता हूं, और इसमें कुछ टेक्निकल सिस्टम को चेक करना है, फिर मैं इसमें अपना आगे का वीडियो जोड़ूंगा, और जिस वीडियो में हम लोग इस बात को क्लियर करेंगे कि अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग क्या चीज है और इसके तरीके कौन से हैं, व्हाट आर द वे ऑफ रिकॉर्डिंग। और साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि रिकॉर्डिंग का वे ऐसा होना चाहिए जो आर्टफुल हो, जो साइंटिफिक हो। तो आज की बात को मैं यहीं पर विराम देता हूं, और अगला वीडियो मैं नेक्स्ट डे फिर आपको भेजूंगा, और मैं उन्हीं बातों पर बिल्कुल फोकस्ड हूं जो छोटे छोटे प्रश्न आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। थैंक यू।